जी टीवी में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है और लोग कहेंगे कि आप लोगों को नसीहत और कर रहे हैं। फिर हमारे मेहमान डॉक्टर अतारवन पहले ही कह चुके हैं कि जो टास्क ना पहने उसको जो 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 मास्क ना लगाए उसको डंडे मारे, पुलिस को छड़ियाँ दे दें। इसलिए मैंने अभी जब मेरा माइक लग गया और सब कुछ यहाँ से लोग चले गए, उस वक्त तक मैंने ये देखिए मास्क लगाया हुआ था। ज़रा मुख्तलिफ मास्क है ये, और ये मैंने इसलिए उतार दिया कि अब मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है। तो मेरे मेहमान डॉक्टर अताररहमान साहब हैं, चेयरमैन टास्क फोर्स। और आपको इल्म है कि ये जो कोरोना की दहशत और हैबत इतनी बड़ी, और फिर उसके साथ ही जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और सदर मुमलिकत भी वैक्सीन के बाद इसका शिकार हो गए, तो वो जो लहर पहली और दूसरी थी जिसमें 2 और 3% थे, अगर पूरे मुल्क में 12% और अब 24% तक पहुँच गई है। बड़ा डॉक्टर साहब ने हमारे प्रोग्राम में, दीगर चैनलों में लोगों को एडवाइस की, लोग नहीं माने। इसीलिए डॉक्टर साहब एक तो शुक्रिया, मुझे पता है बड़ा आप ट्रैवल करे आए। और सबसे पहले मैंने देखा कि ख़बर बनी कि आपने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि पता नहीं सही कहा कोर्ट अखबार ने नहीं, कि पुलिस को छड़ियाँ दें, मास्क ना लगाने वाले को डंडा पकड़ें। इसीलिए मैंने देखा ना कि आपके पहले ये मास्क लगा लिया था डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से जान से जाने से बेहतर ये है कि 1-2 फेटियां लग जाएं। ये जो जिंदगी का ये तो सवाल है यहाँ पर। और ये जो वेरिएंट आया है ये तो बड़ा अजीब और खौफनाक वेरिएंट है। ये जिस मुल्क में आया है वहां पे पूरा छा गया है। पुराने स्ट्रक्चर वाला जो उसको दबा दिया है इसने। 21 ममालिक में ये इस वक्त कम्प्लीटली छा गया है और 5 से 7 हफ्ते के अंदर ये को दबा के खुद छा जाता है। तो ये बड़ी खतरनाक इन्फेक्टिव रेट जा रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सख्ती करें। तो डॉक्टर साहब सख्ती करें, लेकिन ये एक और पहलू का लूँ कि जो वज़ीर आज़म को और फिर वैक्सीन लगने के बाद और फिर सदर को भी वैक्सीन लगने के बाद जो कोरोना हुआ, उससे आप नहीं समझते कि लोगों में ये आया कि जी उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी कुछ हिफाजत कम हो गई। और कई जगह सॉरी टू से मैं भी गया तो किसी जगह छोड़िए ना, अब की क्या कोई ऐसा नहीं है फ़ायदा। डॉक्टर साहब पहले हफ्ते में के बाद फिर 2 या 3 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगती है। उसके 10 दिन बाद फिर आप में वो दिफा पैदा होता है जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। यानी कि आपको टोटल कोई 5 से 6 हफ्ते कम से कम चाहिए पहली वैक्सीन की डोज के बाद कि आपके पास कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाए। और उसके मुदाफ़ियत के बढ़ने के बाद भी आपको ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसकी शिद्दत इतनी नहीं होती कि जिंदगी को खतरा पड़े। जुकाम खांसी की तरह होकर गुजर जाता है। लेकिन तो ये जो प्रेसिडेंट साहब को हुआ या प्राइम मिनिस्टर को हुआ, वो वैक्सीन लगने के 2-3 दिन बाद पता चला कि इनको पहले से इन्फेक्शन था। लेकिन वैक्सीन का असर तो 5 या 6 हफ्ते बाद शुरू होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं बड़ी होती। सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोई दवाई नहीं है इसके खिलाफ। पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है इसने। अच्छा डॉक्टर साहब, मास्क लोग नहीं पहनते, डिस्टेंस नहीं रखते, वैक्सीन नहीं लगाते, अब पंजाब में लॉकडाउन जा रहे हैं, क्या कर्फ्यू लगाना पड़ेगा क्या? ये जो है ये ज्यादा से ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस वक्त बिल्कुल कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है पिछले साल जून के मुकाबले में। क्योंकि वो वायरस जो था वो इतना खतरनाक नहीं था जितना ये वाले शक्ल का वायरस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसानी से हमला भी कर रहा है और फैल भी रहा है और म्यूटेट भी कर रहा है। तो ये अगर लोगों ने एहतियात नहीं करी तो फिर खुदा ना खास्ता हमारे अस्पताल ऑलरेडी बहुत से भर चुके हैं और दूसरे भर रहे हैं, और ये आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो हुकूमत मजबूर है, उसको सख्ती ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सख्तियां करनी पड़ेंगी। तो ये इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है मेरे हिसाब से। डॉक्टर ऐसा नहीं है कि लोग वैक्सीन के साथ ज़रा रिलैक्स हो गए, वही समझने लगे कि अब तो वैक्सीन आ गई, और जिसके वैक्सीन लग गई वो तो बिल्कुल ही सेहतयाब, और उन्होंने फिर अगर कुछ मास्क पहनते थे वो भी छोड़ दिया। फिर शादी हाल अलग खुल गए, तकरीबें अलग खुल गई, होटल अलग खुल गए। तो वो जो गालिबन जो पॉलिसी साज थे, मुझे नहीं उनके आपने उनको कितना एडवाइस किया, उन पॉलिसी साज ने जो मैसेज से आया मैसेज लोगों को, उसमें भी रिलैक्सेशन हुआ, उससे भी बढ़ाना ऐसा हुआ ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। ये लोगों को गलत ख्याल है कि वैक्सीन आ गई है तो हम रिलैक्स कर सकते हैं। वैक्सीन जब तक कि 15 या 18 करोड़ अफराद को नहीं लग जाए,
जब तक आपकी कोई खास प्रोटेक्शन नहीं है, और उसको लगने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। अभी तो आपके 1% पॉपुलेशन को भी वैक्सीन नहीं लगी। तो वैक्सीन, ये लोगों का ख्याल है कि वैक्सीन आ गई है और हम प्रोटेक्ट हो गए। कितने लोगों को वैक्सीन लगी है अभी? कुल तादाद जो है वो लाखों में आई है वैक्सीन, तो बहुत ही कम लोगों को लगी है और इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक प्रोटेक्शन है और वो आपकी एहतियात है। तो आप जो है कम से कम इंटरेक्ट करें लोगों से। इंटरेक्शन हो भी हो तो दूर से हो और बाहर हो, कमरों के अंदर इंटरेक्शन मिनिमाइज कर दें। और ख़ासतौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वालदैन हैं, दादा दादी, नाना नानी, स्कूल बच्चों से वापस आते हैं, उनसे दूर रहें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो ससेप्टेबल हैं वही हैं कि वो ख़ास उम्र के बाद बहुत ज़्यादा फिर अमवात होती हैं अगर कोरोना वायरस हो जाए। और कोई दवाई नहीं है इसके लिए और ना दवाई आने की कोई उम्मीद है मुस्तकबिल करीब में। यानी आप वैक्सीन को दवाई नहीं कहते? वैक्सीन को हम दवाई नहीं कहेंगे? जी नहीं, वैक्सीन को दवाई नहीं कहेंगे। दवाई इलाज के लिए होती है। वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्शन करने, बचाव के लिए होती है। वैक्सीन आपको बचाती है इससे, लेकिन आपको अगर हो जाए तो उसका इलाज आप वैक्सीन लगा के नहीं कर सकते किसी को। तो जैसे आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कोई आपको बीमारी हो गई तो एंटीबायोटिक्स जो है वो दवाई हैं जिससे आप इलाज करते हैं अगर बीमारी हो जाए। वैक्सीन जो है वो बीमारी का इलाज नहीं है, बीमारी से बचाव का एक तरीका है। डॉक्टर साहब, एक और, जैसे अभी मैं प्रोग्राम से पहले शायद मैंने कहा भी था, मैंने एक मास्क लगाया, कुछ ज़रा प्लास्टिक का है, और लेकिन अगर आप देखें गालिबन सबसे बड़ा जो पैगाम होता है और इस वक्त जो स्क्रीन में लोग देख रहे होते हैं वो हुक्मरान तबका हुआ या अहले सरवत हुए या वो लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अगर आप सुबह 24 घंटे अगर देखें, शायद मैं भी उस गुनाह में शामिल हूँ और हम भी हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि ना जलसों में, ना जुलूसों में, ना कैबिनेट के इजलासों में, ना ड्रामों में, ना हमारे उलमाए कराम की तकरीरों में कोई भी तो मास्क नहीं पहन रहा। तो फिर वो समझते हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी आम आदमी बेचारे से क्या कहें, जो अपने 2 कमरों में घर में फुटपाथ पे खड़ा हुआ देख रहा है, वो तो कह रहा है कि क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमें एक मिसाल बन के सबको पेश होना चाहिए। बाहर घर के अंदर आप अकेले कमरे में हो, जैसे मैं बैठा हूँ इस वक्त, फिर तो सही है कि आप मास्क ना पहने, लेकिन किसी जगह पे जहाँ और दूसरे अफराद हैं उनसे कांटेक्ट हो रहा है तो लाजमी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ मास्क पहनना ही काफ़ी नहीं है, एक सर्टेन डिस्टेंस रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब तो ये जो वायरस है ये पहले तो 6 फुट की बात थी, अब 10, 12, 15, 20 फुट की तक के ये फैल रहा है। इसका फैलाव जो है बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है ये वाला जो शक्ल है वायरस की, और ये म्यूटेट कर रहा है, अपनी शक्ल बदल रहा है, गेंद नुमा है ये, और इसके जो छोटी छोटी गुंडियां होती हैं वहाँ पे जेनेटिक चेंजेस आ गए हैं। तो जैसे मैंने अर्ज किया, 21 ममालिक में तो ये छा गया है और पुराना वाला वायरस को दबा दिया है, और दूसरे ममालिक में भी ये छा रहा है, और जितना ये ज़्यादा फैलेगा उतना ही ये शक्ल तब्दील करेगा, और जितने ही शक्ल तब्दील करेगा उतना ही वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती जाएगी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल अब दुनिया में पैदा होती जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये सूरत हाल पैदा हो रही है। जो एडवांस कंट्रीज हैं वो तो फिर भी वैक्सीन लगवा रहे हैं बड़े पैमाने पर, और चंद महीने में वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका, एशिया, गरीब जो ममालिक हैं, वहाँ पे वैक्सीन इतनी क्वांटिटी में लगते हुए अभी साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा खतरा जो मंडला रहा है वो हमारे ऊपर मंडला रहा है। यानी फाइनली आप फिर यही कहेंगे अपने आम लोगों से, और आपके जरिए आवाज़ पहुँचे कि लोग मास्क लगाएं और डिस्टेंस करें, फिलहाल इसके अलावा कोई दूसरा वैक्सीन और दवा इलाज नहीं? बिल्कुल, इसके अलावा कोई नहीं है, और इसको बहुत सीरियसली ले, क्योंकि बहुत सारी जानें जा रही हैं। तकरीबन 4,500-5 हज़ार केसेस अब दोबारा रोजाना हो रहे हैं, और ये सिचुएशन कहीं ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पिछले साल जून के मुकाबले में। तो हमें फौरी तौर पे सख्त एहतियात करनी चाहिए इंशाअल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स के कोरोना की जो है उसके चेयरमैन हैं। और देखिए, मैंने भी एक उस तरह का तो मास्क नहीं, लेकिन एक ऐसा लगाया है मास्क, कहते हैं ये भी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ज़रा सा मुंह पे लगाने में उलझन होती है, लेकिन ये ज़रा सा शायद कुछ थोड़ी, वो तो 10, 20, 50 रुपये में मिल जाता है। लेकिन मैं बहरहाल आपको यही कहूँगा, और डॉक्टर साहब जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन फिर भी लग़्ज़िश हो रही है, ज़्यादती हो रही है, दूसरों क्या कहूँ, मैं भी इसका शिकार हूँ। लेकिन बहरहाल ये तीसरी लहर इतनी ख़तरनाक, खौफनाक है, जिसकी आप ख़बरें देख भी रहे हैं। हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर और सदर जो बहुत गार्डेड होते थे, जिन्हें बड़ी एहतियात बताती थी, वो भी इसका शिकार हो गए। और कोरोना ही कोरोना है, मगर इससे भी बढ़कर कुछ लोगों ने हेडलाइन लगा दी,
जो हुकूमत की तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो गुफ्तगू करेंगे ब्रेक में आने के बाद कि शेख साहब क्यों गए, कैसे गए, किसने निकाला। हमारे तहरीक इंसाफ के सरबराह मोहतरम इमरान खान जो तब्दीली के लिए लाए थे, तब्दीली का दावा करते थे और अभी भी उनका कहना है कि वो तब्दीली बड़ी ला चुके हैं। कितनी बड़ी तब्दीली ला सके सियासत में, मईशत में, माशरे में, ये एक काबिल बहस और कंट्रोवर्शियल इशू है। लेकिन एक बात अच्छी है, मैं तो उसको पॉजिटिव नहीं कहूँगा, जिसको लोग कमी, कमज़ोरी, खामी कह रहे थे कि जनाब ये क्यों वज़ीर बदल देते हैं, सेक्रेटरीज क्यों बदल देते हैं, मुशीर क्यों तब्दील कर देते हैं। अरे भाई क्यों नहीं बदलें। ये जो हमारे यहाँ रवायत रही है कि जो बल्कि कुछ सियासी घरानों की ये ख़ास वजारत लेते हैं, जी वाह हमें तो मवासलात चाहिए, हमें तो एजुकेशन चाहिए। इसी तरह मुशीरों वज़ीरों को देखें, व्हील चेयर पर जा रहे होते हैं रिटायरमेंट के बाद, नहीं निकाल ही नहीं सकते उनको, फ़लाँ का हाथ है, फ़लाँ ने कह दिया है, जद्दा ने कह दिया है, कभी तो कुछ ले आते हैं। तो ये जो अगर वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे और 3 बार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बदल गए और 5 बार सेक्रेटरी खादना बदल गए और वज़ीर बदल गए, तो ये तो मैं तो इसको पॉजिटिव साइन ही कहूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर अशफाक हसन की इब्तदाई टीम में शामिल थे। डॉक्टर साहब, क्या वाकई एक शय सुर्खी में देख रहा था अखबार में, महंगाई जो है वो खा गई हमारे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम डॉक्टर हफीज़ शेख को? ये जो है सही बात है, क्योंकि देखें महंगाई जो है वो सिर्फ वज़ीर ख़ज़ाना की जिम्मेदारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अगर बिजली, गैस की कीमतें बढ़ाते रहें और ये माफिया जो है आटा माफिया, चीनी माफिया, ये शॉर्ट सप्लाई करके कीमतें बढ़ाता रहे तो महंगाई तो होगी। तो इसमें हफीज शेख जो है कैसे ये सोल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि ये इसका ताल्लुक, जो मैं समझता हूँ, स्टेट बैंक के जो एक्ट जो जिस तरीके से कैबिनेट में लाया गया और जिस तरीके से इसकी अप्रूवल दी गई कैबिनेट से, और हफीज शेख साहब ने करवाया, 5 से 7 मिनट तकरीर की उन्होंने कि जी अगर ये नहीं किया गया तो कष्ट हमारा रह जाएगा, IMF का प्रोग्राम जो है ख़तरे में हो जाएगा और हम स्टेट बैंक को एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के तहत हम उसको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, हमारी बड़ी वाह वाह होगी और बहुत अच्छी बात है ये, तो इसको बस दे दें क्योंकि वरना बोर्ड में हमारा जो है रिव्यू का जो प्रोसेस है वो बोर्ड में नहीं जाएगा और फिर कस भी नहीं मिलेगा हमें। तो फिर वहाँ पर कोई डिस्कशन भी नहीं हुई कि भाई इसमें क्या ख़ास बात है, क्यों हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस उसकी अप्रूवल हो गई। अब जैसे कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, आपने देखा कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया हर तरफ, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर। दुनिया के मीडिया ने मुझसे रब्ता किया, अंदर में भी करते रहे, और ये कि ये क्या है, इसमें क्यों ये हो रही है, इतना ज़्यादा कोहराम मचा कि बाद में लोगों ने फिर देखा कि इसमें जो बड़े वो लोग जो अपने एकेडमिकली बड़े सॉलिड किस्म के लोग हैं, जिन्होंने हुकूमत में वक्त गुजारा हुआ है, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और इस किस्म के एडवाइज़र भी रहे हैं, वो जब चीफ इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं प्लानिंग कमीशन के, इस किस्म के लोगों ने जब बोलना शुरू किया तो आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर को भी और भी ज़राए से पता चली कि भाई इसमें तो बहुत आपको बताया नहीं गया, इसमें तो बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हैं जो मुल्क के इवन नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ होंगी। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को एहसास हुआ कि दिस मैन हैज़ मिसगाइडेड मी। तो एक तो मेरा ये एक है रीज़न मैं समझता हूँ। दूसरा है NFC अवार्ड। NFC अवार्ड में फाइनेंस मिनिस्टर ने चेयर करना होता है और इसीलिए देखें कि उसमें कानून में लिखा है कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही चेयर करेगा, एडवाइज़र नहीं कर सकता है, स्पेशल असिस्टेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने
हफीज शेख को एडवाइजर से हटाने के लिए उन्होंने फिर उनको मिनिस्टर बना दिया और सेनेट का इलेक्शन लड़ाया, लेकिन वो हार गए इलेक्शन में। जब इलेक्शन में हार गए तो वो एक तरीके से आप समझ लें कि एक लायबिलिटी बन गए उनके लिए, पार्टी के लिए। तो फिर उन्होंने मुनासिब ये समझा कि इसको हटा दिया जाए। तो ये है, आज हर शख्स की ज़बान पे महंगाई 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 और इकॉनमी 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 है। तो ये दोनों ने क्या किया इतनी देर तक? और मैं हमेशा से बताता रहा प्राइम मिनिस्टर को कि सर ये दोनों आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ये दोनों मिसगाइड कर रहे हैं। जब पुलों के नीचे से पानी बहुत ज़्यादा बहा तो अब प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा ख्याल आया कि वाकई लगता कि ये हमें मिसगाइड कर रहे हैं। एक को तो फायर किया है, मेरे ख्याल में गवर्नर को भी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, अखलाकी तौर पर भी चला जाना चाहिए। चलें, आपने कहा अखलाकी तौर पर कहा है, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब अखलाकी तौर पर कौन छोड़ता है? शेख साहब भी बड़े रवायती आदमी हैं, बड़े घराने के हैं, और देखिए आखिर तक उन्हें दरवाजे का दिखाया गया तभी वो गए। लेकिन एक और बात भी है डॉक्टर साहब के, हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा स्ट्रांग होता है, हमारे यहाँ पार्टियाँ भी एक बंदे पे चलती हैं, जरदारी की पार्टी, शरीफ की पार्टी, इमरान खान की पार्टी। अब अगर आप मुश्किल में फंसें, इम्तहान में फंसें, महंगाई आ जाए, कोई फॉरेन पॉलिसी में गलती हो जाए, आप कुर्बानी दे देते हैं वज़ीर ख़ारजा की, कुर्बानी देते हैं वज़ीर ख़जाना की। जिम्मेदार तो अगर आप यानी खुद हेड ऑफ़ द स्टेट होता है ना, पहले तो फ़र्ज़ है कि वो मुस्ताफ़ी हो, जैसा कि हम देखते हैं। यानी ये सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि शेख साहब को बस कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, और इससे बने अगर शेख साहब चले गए तो सब कुछ दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक आदमी, बात यह है कि वो चूंकि इकोनॉमिक टीम के कैप्टन थे इसलिए कैप्टन को तब्दील किया गया। मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूं कि गवर्नर बाकर को भी जाना चाहिए, बल्कि उनको वॉलंटरली ही शुड रिजाइन एंड गो, क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को स्केपगोट बनाया जाए। ये दोनों ने मिल के ये काम किया है। मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा, आप यकीन करें, हु डैमेज द इकॉनमी, पिछले साल लिखा मैंने ये जून 2020 में, और मैंने क्लियरली बताया कि इन दोनों की पॉलिसीज ने न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को $40 बिलियन से ज्यादा का उस पर बोझ डाल दिया है, बल्कि उसने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को और इतने मकबूल प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जो है वो इतने ही कम मुद्दत में, आप देखें कि उनकी पॉपुलैरिटी को कहां से कहां, कि आज हर शख्स बाजार में दे रहा होता है, मार्केट में कहीं चले जाए, कहीं अगर मैं मिल जाऊं तो वो मुझे सुनाते रहते हैं कि देखिए आप लोग कुछ करते नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं सिर्फ, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन जो है वो बहुत बड़ा एडवर्स हुआ, और ये सारे इतनी पीरियड में हुए हैं, 1.5 से 2 सालों में प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पहुंचा दिया। दूसरी चीज ये कि जो इनके काबीना के लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि हफीज शेख साहब या गवर्नर, इनका पार्टी से हमारे तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्टी को डैमेज कर दिया। हम कहां जाकर डिफेंड करें और किस किस चैनल पे जाकर डिफेंड करें आप? दूसरी चीज ये है कि इस हुकूमत ने बहुत अच्छे अच्छे भी काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जो कोविड के वक्त में जब जैसे जैसे इक़दामात लिए गए, बड़े अच्छे इक़दामात थे। उसने पाकिस्तान की मईशत को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया जितना बाकी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचा है कोविड से। तो ये अच्छे इक़दामात थे, लेकिन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इतनी वीक है कि वो उनके जितने भी 2 दर्जन के करीब स्पोक्स पर्सन हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी बातें, एक दूसरे को गालियां देना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अजीब अजीब से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं सियासत में। इतने हमारा म्यार भी गिर गया है स्पोक्स पर्सन का। तो इकोनॉमी पे कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इकोनॉमी के बारे में। वो इतना ही बोलते हैं आकर चैनल पे जितना उनको कह दिया जाता है, और जब नहीं सब कुछ समझ में आता, माजी के हुक्मरान ही सब करके चले गए, माजी के हुक्मरान चले गए। भाई माजी को तो आपने हार बना लिया था, हफीज शेख साहब भी तो माजी के थे, उनको आपने अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया। मुख्तार मसूद साहब माजी के हैं, आपने उसको अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया, वो हाल हो गया।
तो अब माजी का जो था वो जो था हर चीज को माजी के हुक्मरानों ने ये क्या, उसके हट जाना चाहिए हमें अब। दुरुस्त डॉक्टर साहब, आपने अगर चले मैं कंक्लूडिंग क्या इस हुकूमत की ये 2.5 साल में कुछ इस यानी मईशत के हवाले से कहूँगा कुछ कामयाबी भी हैं या सब नाकामियाँ ही नाकामियाँ डॉक्टर साहब? देखें, ये जब कोविड आया और उस वक्त जो जिस तरीके से मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से हुकूमत ने लोगों को लुक आफ्टर किया, जिस तरीके से हुकूमत के कहने पे हमने जो हाउसिंग सेक्टर को इतनी मराद दी है, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दी। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे यही गवर्नर साहब जो है रजा बाकर, उन्होंने बड़ी क्रेडिट लाइन वगैरह प्रोवाइड की, यानी कि पाकिस्तान की मईशत को डैमेज होने से बचाया है और बहुत हद तक कामयाब हुए। लेकिन ये बातें आम पब्लिक पे नहीं बोली जाती है, ना कोई बताता है। मैंने कहा कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर काम हुआ है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर ले लें तो हमारी रैंकिंग में इजाफा हुआ है, उसमें बहुत काम हुआ है। इसी तरीके से आप और दूसरे फील्ड में देख लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लें। इस कोविड के ज़माने में हमारे फवाद चौधरी साहब जो हैं बड़े एक्टिव रहे और पाकिस्तान ने थोड़ी सी मुद्दत में कोविड से रिलेटेड ऐसे ऐसे इक़दाम कर दिए कि जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। फिर यह है कि जिस तरीके से हमने एक NCOC बनाया और जिसने जो आजकल डील कर रहे हैं कोविड को, जिसमें फौज भी है, सिविल इदारे भी हैं, असद उमर उसको हेड करते हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं ये सब। तो बहुत अच्छे काम भी हुए हैं जिसके प्रचार होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी पे भी काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। तो इसको प्रचार करना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बहुत वीक रही है। और तो मैं ये भी कहूँगा कि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए एक ये है कि दिस इज द सेकंड लाइफ, मैं कहूँगा, इन द गवर्नमेंट, ये खासकर सेनेट के इलेक्शन के बाद, कि आप प्राइम मिनिस्टर अवाम से आए थे इलेक्ट होकर, अवाम ने उनको इलेक्ट किया और उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और बर्नी गार्डन में बंद कर दिया, अवाम से दूर हो गए। तो ये चीजें ठीक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एक अवामी आदमी है, उनको अवाम में रहना चाहिए। और इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि अभी जरा कोविड का ये प्रेशर कम हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि हर महीने एक जलसा पाकिस्तान के किसी शहर में करे वो। ठीक। दूसरी चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर को के साथ आप कहें कि ये मैंने 2 महीने में एक मरतबा, 2 महीने में या 1 महीने में 2 घंटा, 1 महीने में 2 घंटा मैं पाकिस्तान के जो बिजनेस लीडर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तानी, मैं उनके साथ बैठना चाहता हूं। 2 घंटा मैं दूंगा उनको हर महीने। नेक्स्ट महीने अब यही 2 घंटा अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखें कैसा कॉन्फिडेंस उनका बहार होगा इस मुल्क की मईशत में कि कोई प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का जो हाथ थाम रहा है। शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब, बहुत तफसील से हम हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर गुफ्तगू कर रहे थे और इस तरह 2 टोक अल्फाज में डॉक्टर साहब ने तो कह दिया। मैंने कहा बड़े सीनियर ना सिर्फ माहिर मईशत बल्कि बड़े क्रोज भी रहे हैं और हमदर्द भी लगते हैं। कहते हैं खाली हफीज़ शेख का जाना काफ़ी नहीं, उसके साथ गवर्नर स्टेट बैंक को जाना चाहिए कि बेशतर जो पॉलिसीज़ हैं करेंसी के हवाले से, मईशत के हवाले से, मॉनिटरिंग के हवाले से, उसको का गवर्नर ही बनाता है। देखिए वो तो कहते हैं मेरा उनका तो बल्कि ये कह रहे थे कि शायद बस जाने ही वाले हैं, चले जाना चाहिए बल्कि खुद छोड़ देना चाहिए। एक और अहम डेवलपमेंट हुआ है आज, जो नरेंद्र मोदी साहब ने ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर को हमारे, उसके जवाब में उन्होंने जवाबी ख़त लिखा और ख़त में उन्होंने कहा है कि कश्मीर के बगैर बात मुकम्मल नहीं हो सकती। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और हमारे अपने कोरोना के ऐसे मसाइल हैं, मईशत के ऐसे मसाइल हैं कि मैंने जो एक अहम डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इसको मैं डेवलपमेंट शायद नहीं कहता, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने एक ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर को और रवायती तौर पर उन्होंने अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन आपको इल्म है कि मोदी साहब के भारत जो है वो पास के भारत से बहुत मुख्तलिफ है। मैं गुजरात को बार बार याद नहीं कर रहा, लेकिन बाद में भी आप देखें कि मुसलमानों के साथ और फिर बिला ख़ास तौर पर 5 अगस्त के बाद मोदी साहब ने जो कश्मीरियों के साथ किया, यानी उनकी आइनी हैसियत बदल दी, ये भारत के किसी हुक्मरान को करने की जुर्रत पेश नहीं आई। हज़ारों कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, कर्फ्यू है, कितना अरसा हो गया, उसके बाद भी अगर वो अच्छे अल्फाजों में ये ट्रैप करना चाहते हैं हमारे हुक्मरान यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, तो ग़ालिबन हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना भी ख़ारजा पॉलिसी से वाकिफ़ नहीं कि उन्हें इल्म है कि कश्मीर के बग़ैर जनूबी एशिया में ना तो पायदार अमन आ सकता है और ना ही चेंज आ सकता है। इसीलिए मेरे ख़्याल में बड़ा तफसीली, बहुत ही गार्डेड लफ्ज़ में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ख़त का जवाब दिया है और यही कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए ये ज़रूरी है कि तनाज़ कश्मीर को हल किया जाए। इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये जो अभी दिल्ली में मुलाकात हुई है डैमों के मसले पर या आबी वसाइल पर, और दिल्ली हमारा एक वफ्द गया, शायद जो इस वक्त जो मीटिंग हो रही है उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से। गो के वजारत ख़ारजा ने इस बात की तरदीद की है कि इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस में गए हमारे वज़ीर ख़ारजा कि इसमें कोई एजेंडे में नहीं, लेकिन अगर मुलाकात होती है उसे ब्रेक थ्रू ही कहा जाएगा, इसका इम्कान कम है। लेकिन बहरहाल ये एक अलग मौजू है कि क्या कश्मीर को अलग रख के तिजारत पर, आमोदरफ्त पर, क्योंकि डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, मिलियन से ज़्यादा, लाखों से ज़्यादा पाकिस्तान के दरमियान उनकी आमोदरफ्त हो, लेकिन ये एक बड़े गंभीर गुंजलक मसाइल हैं जिस पर गुफ्तगू करेंगे तफसील से कल या परसों। GTV से मुजाहिद को इजाज़त दीजिए।